नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी और मैं आपका स्वागत करती हूँ साक्ष्य सीडीपी में। हम क्या कर रहे थे, कोर्स 506 पढ़ रहे थे, ब्लॉक 3 यूनिट 8। आज यूनिट 8 समाप्ति की ओर है। यूनिट 8 खत्म हो जाएगी, कल से हम करेंगे यूनिट 9। यूनिट 8 में हमने क्या पढ़ा था, हमने डिसेबिलिटी पढ़ी थी कि जो बच्चों को अलग अलग टाइप की डिसेबिलिटी होती है, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़ी थी, हियरिंग इम्पेयरमेंट पढ़े था, स्पीच इम्पेयरमेंट पढ़े था, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी एक्ट, जो डिसेबिलिटी यानी विकलांगता के लिए जो एक्ट और पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट ने बनाई है वो, ठीक है। तो ये एक्ट लागू हुआ था 1995 में, ठीक है। पहले हम स्टार्टिंग में इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर जब ये एक्ट रिवाइज्ड हुआ है, क्या हुआ है, वो सब कुछ नया सब इसमें पढ़ेंगे। ओके, चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है कि ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर किसी इंसान को डिसेबिलिटी है यानी किसी चीज़ में असक्षमता है, यानी कि वो किसी तरीके से विकलांग है, दिव्यांग है, ठीक है, तो उसके क्या ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, मतलब उसके मानव अधिकार क्या है, ठीक है। तो क्या है, ऑल द मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब उसको ना सारे मेंबर है, जैसे हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं, सबको अधिकार है, सबको समान अधिकार है, सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, सबको समान अधिकार है। तो क्या इन लोगों को अधिकार नहीं है? अरे भाई, इन लोगों को भी अधिकार है। पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले अगर लोग हैं तो इनको भी समाज में रहने का अधिकार है, समाज के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविल चीज़ों में पार्टिसिपेट करने का अधिकार है, चैन से जीने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है। जो भी अधिकार एक सामान्य जीवन, एक सामान्य नागरिक को मिलते हैं, वो अधिकार इन्हें मिलते हैं। नेक्स्ट क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। लॉ क्या करता है, इनको इक्वालिटी प्रदान करता है बिना भेदभाव के। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। आपने देखा होगा हम लोग कितना भेदभाव करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चे स्टैमिंग से ही ले लीजिए कि कोई बच्चा अगर हकलाता है तो हम क्या करते हैं, उसकी बहुत हंसी बनाते हैं, है ना, बहुत बुलिंग करते हैं कि अबे आज के दिन में बोल लेगा, क्या कर लेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को लॉ भी इक्वल भी ट्रीट करता है बिना किसी भेदभाव के। तो हमें भी क्या करना चाहिए, उन्हें इक्वल ट्रीट करना चाहिए। बाकी है राइट टू लाइफ, उन्हें भी जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है। लिबर्टी, सिक्योरिटी, उन्हें भी चैन से जीवन जीने का और मतलब स्वाभिमान से जीवन जीने का, सिक्योरिटी, सब चीज़ का अधिकार है। उनको भी सिक्योरिटी का अधिकार है कि उनकी भी क्या की जाए, रक्षा की जाए, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, उनको ना टॉर्चर नहीं किया जाना चाहिए, मतलब वो अगर उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, अगर उनके ऊपर हिंसा हो रही है तो वो क्या करें, तो वो बाद में आके अपने पुलिस या किसी से भी बात करें, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए उनको, ठीक है। शारीरिक या मानसिक रूप से उनके ऊपर प्रताड़ना नहीं देनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा उनको अधिकार है राइट टू एजुकेशन का, मतलब अगर कोई व्यक्ति पर्सन विद डिसेबल है तो उसे पढ़ने लिखने का अधिकार है। और एक बात और, जैसे कि मैंने बताया था राइट टू एक्ट में 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन है। अगर बच्चा डिसेबल है तो 6 से लेकर 18 वर्ष तक के लिए उसकी क्या है, फ्री एजुकेशन है। ये हमारे आरटी एक्ट में मेंशन है, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। नॉर्मल बच्चों के लिए 6 to 14 ईयर्स और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे के लिए 6 to 18 ईयर्स तक, ठीक है। हेल्दी रहने का अधिकार है उसे, उसको भी प्रिवेसी, अगर कोई चीज़ उसे नहीं बतानी है, राइट टू प्राइवेसी मतलब अपनेता गोपनीय रखनी है, उसका भी अधिकार है। तो ये कुछ राइट है। फिर हम इसके आगे पढ़ेंगे कन्वेंशन। एक बार से रिपीट कर लेती हूँ मैं फटाफट से, ठीक है। क्या है, 1995 में आया था, रिवाइज हुआ है वो बाद में बताऊँगी। ह्यूमन राइट क्या है, हमारे मानव अधिकार की सबको समानता से जीने का अधिकार है। अगर सोसाइटी के सभी मेंबर हैं, अगर कोई विकलांग है तो ऐसा नहीं है कि वो सोसाइटी का मेंबर नहीं है, नहीं, वो भी है। सिविल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, यानी सिविल, इकोनॉमिक और जैसे सोशल हो गया, सामाजिक, पॉलिटिकल हो गया, राजनीतिक, इकोनॉमिक हो गया, फिनेंस से रिलेटेड जो भी हमारा है, उस सब में उसका अधिकार है। इक्वालिटी, उसको लॉ ट्रीट करता है बिना किसी भेदभाव के। जीवन जीने का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है, सिक्योरिटी का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, सब चीज़ का अधिकार है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसके, ओके। आगे क्या है, आगे है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही ऐसे लोग हैं, पूरे विश्व में डिसेबल लोग हैं। तो क्या हुआ, इनके बीच एक कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन बोले तो एक बोलते हैं जैसे कि आपने सुना होगा कारवन कन्वेंशन, मतलब क्या होता है, जैसे रामसर साइट के लिए कन्वेंशन हुआ था, मतलब क्या हुआ था, एक संगोष्ठी बनी थी, लोगों ने फिर अपने अपने विचार दिए। तो ऐसे ही एक कन्वेंशन बना था, कब, ऑन द राइट टू, किसके लिए बना था, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी बोले तो संधि, ठीक है, ट्रीटी बोले तो संधि।
संधि हुई थी किसमें, इंटरनेशनल, मतलब बहुत सारे देश आपस में मिलके उन्होंने एक ट्रीटी, एक संधि पे साइन किया था। मैं बताती हूँ क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से देखते हैं। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसको कहते हैं UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट किया था, इस कन्वेंशन को 13 दिसंबर 2006 को। ठीक है, 13 दिसंबर 2006 को इसको क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। और फिर उन्होंने इसको खुला छोड़ दिया था, ओपन फॉर सिग्नेचर, कि जो भी देश हैं वो इसमें क्या कर सकते हैं, साइन कर सकते हैं ऑन 30 मार्च 2007। ठीक है, इससे देखिए 13 दिसंबर 2006, फिर ठीक 3 महीने आप समझ लीजिए कि बाद क्या हो गया था, इसको साइन के लिए छोड़ दिया गया था। तो बहुत सारे देशों ने इस कन्वेंशन को पढ़ा था, है ना, जो इसमें डॉक्स लिखे हुए थे, जो पॉइंट्स लिखे हुए थे, उनको मेजर किया था, पढ़ा था और फिर साइन किया था। अच्छा, इंडिया में जो ये डिसेबिलिटी है इसको लिस्ट किया गया है स्टेट लिस्ट में। आपने पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ 3 सूची होती है ना, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। अगर इंग्लिश में से क्या कहते हैं, एक होती है सेंट्रल, एक होती है स्टेट, और एक होती है क्या, को-करंट। जैसे कि अगर हम हिंदी में बात करें तो ये होती है संघ, इसको कहते हैं संघ सूची, इसको कहते हैं राज्य सूची, और इसको कहते हैं समवर्ती। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ये सूचियाँ क्या होती हैं। ये 3 सूचियाँ हैं जिसमें क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसपे जो ऑर्डर होते हैं वो सेंट्रल लेती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, है ना, मतलब डिफेंस, और ये हमारी रक्षा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होंगी उस पर क्या कहते हैं, वो कौन लेगा फैसले, सेंट्रल। और स्टेट क्या होता है, जो भी स्टेट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं जैसे एजुकेशन वगैरह, वो सब। को-करंट में दोनों, को-करंट में क्या होते हैं, दोनों। ठीक है, अब आप एक बात सोचिए, जो डिसेबिलिटी वाला एक्ट है ये राज्य सूची में है, तो राज्य के लोग, मतलब हमारा राज्य इसमें क्या करेगा, पूरा इसमें जो भी दस्तावेज बनने हैं वो बनाएगा, डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो करेगा। ठीक है, राज्य में कौन आ जाते हैं, देखिए राज्य में सब आ जाते हैं, हमारे CM, गवर्नर। ठीक है, अगर हम और लोअर लेवल पे बात करें तो आपके पंचायत भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंडिया में कौन सी लिस्ट में डाला गया है। तो याद रखिएगा, इंडिया में स्टेट लिस्ट में डाला गया है, यानी राज्य सूची में डाला गया है। ठीक है, सेंट्रल और को-करंट पे टिक लगा के बताइएगा, स्टेट का याद रखिएगा। और पंचायत, क्योंकि देखिए जितनी भी चीज़ें आती हैं, अगर हम लोअर से स्टार्ट करें तो पंचायत, फिर आप देख लीजिए अगर आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जैसे नगर निगम वगैरह भी आ जाते हैं, है ना, है उसके ऊपर जैसे ग्राम पंचायत होती है, नगर पंचायत होती है, फिर जिला पंचायत होती है ना, उसके बाद आपके ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। तो क्या है, ये सब स्टेट के ही हिस्से हैं। तो अगर पूछा जाए कि इंडिया में डिसेबिलिटी जो है वो किस में लिस्टेड है, तो याद रखिएगा स्टेट में। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कितने सब्जेक्ट हैं 1995 वाले में, और फिर जो रिवाइज हुआ है उसमें रिवाइज होके हुआ क्या है, मतलब जो नया बना है वो बना एक्चुअल में है क्या। ठीक है, पहले फटाफट से इसको देख लीजिए, और फिर पढ़ेंगे जो हमारे जितने शायद 5-7 कुछ टॉपिक दे रखे हैं कि कितने को कितने % का लाभ मिला है, ये जो भी है वो पढ़ेंगे 1995 वाला एक्ट। ओके, आगे है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 1995 का था। उसके क्या की पॉइंट्स थे, उसमें क्या लिखा गया था। देखिए, उसमें सबसे पहली कैटेगरी दी थी ब्लाइंडनेस की। ब्लाइंडनेस का मतलब उस बच्चे, उस इंसान को कुछ दिखेगा नहीं, लिखा है नो विजन एट ऑल। आप किसी को ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में तब दोगे, तब रखोगे जब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, नो विजन। ठीक है, फिर सेकंड कैटेगरी थी लो विजन, मतलब दिख तो रहा है पर हल्का। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा पर्सन टास्क कर लेगा, अगर जो उसे काम दिए जाएंगे, जो उसकी डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ है, जो भी है वो कर लेगा, लेकिन वो तब करेगा जब उसको असर्टेटिव डिवाइस दिया जाएगा, एड दिया जाएगा, वो भी सही। ठीक है, फिर है लिप्रोसी कर्ड। इसमें क्या है, इसको ना क्योर किया जा सकता है। क्योर का मतलब ये, जैसे कि क्योर का मतलब इसको नॉर्मल किया जाता है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाती है। जैसे हाथों में अगर आप छुओगे ना तो झंझनाहट नहीं होगी, फीट्स में आपको सेंसेशन महसूस नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ है आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, मतलब सुनने से रिलेटेड। इसमें क्या है, अगर आप 60 dB या उससे ज़्यादा का नहीं सुन पाओगे तो आप हियरिंग इम्पेयरमेंट में आओगे। फिर आता है हमारा लोकोमोटर डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, डिसेबिलिटी 3 चीज़ों की दी हुई है, या तो बोन में कोई डिसेबिलिटी हो, या जॉइंट में कोई डिसेबिलिटी हो, या मसल में, मतलब या तो आपकी हड्डी में हो, या आपके जोड़ में हो, या आपकी ये जो मसल्स होती है ना इनमें कोई डिसेबिलिटी हो।
तीसरा छठा दिया था मेंटल इलनेस, किसी भी प्रकार की जो मेंटल इलनेस है वो दिमागी जो क्या कहते हैं बीमारी है उनके लोग, प्लस सातवीं कैटेगरी थी मेंटल रिटार्डेशन, जो मानसिक रूप से जो विकलांग हैं वो, उनको क्या है कि ये मेंटल रिटार्डेशन में आएगा। अब क्या था यहाँ पे ना एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो सर्टिफिकेट तब मिलता है जब कोई मेडिकल अथॉरिटी आपको विकलांगता का सर्टिफिकेट कब देगी, जब आपके 40% से ज़्यादा क्या हो, आप डिसेबल हो, मतलब आपके अंदर अगर डिसेबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा तो 40% से ज़्यादा होना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग विकलांगता का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये 1995 वाला एक्ट बता रही हूँ मैं, अभी ये जो रिवाइज हुआ है वो वाला नहीं, क्योंकि अभी ये 95 का पढ़ेंगे, फिर जो रिवाइज वाला आया है उसका पढ़ेंगे, उसमें ये ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे तो कुल 6-7 दिए थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट को इसमें कवर नहीं किया गया है, डिसेबिलिटी बोला गया है, मतलब विकलांग बोला गया है, वहाँ पे उसको दिव्यांग बोला गया है, बताऊँगी अभी क्या है। तो याद रखिएगा, जो मेडिकल अथॉरिटी है, मतलब जो भी डॉक्टर्स वगैरह हैं, वो एक इंसान को विकलांग तब घोषित करेंगे जब उसका 40% उसके अंदर डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। तो ये पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसको कहते हैं हम PWD 1995। अब ये आगे हम पढ़ेंगे, ये क्या होगा, रिवाइज्ड होगा, ठीक है, ये रिवाइज होगा, ये अभी रिवाइज हुआ है कुछ टाइम पहले ही, तो इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर ये चैप्टर यहाँ वाइंड अप हो जाएगा, ओके। अच्छा, फिर क्या आया था, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी बिल 2011, ठीक है। 1995 वाला मैंने आपको बताया था, उसके बाद क्या होता है, उसको रिवाइज किया गया था, कौन से सन में रिवाइज किया गया था, 2011 पे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना इसमें सिर्फ साइलेंट फीचर लिखी हुई हैं, एक क्लास में एक्स्ट्रा ले लूँगी जिसमें मैं इन दोनों बिल्स को, दोनों एक्ट्स को सेग्रीगेट करके बता दूंगी, ठीक है। इसमें ज़्यादा दे नहीं रखा है, तो जितना दे रखा है पहले उसे पढ़ लेते हैं, और एक एक्स्ट्रा क्लास में लेके उसको भी हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो NIOS की PDF में जितना रखा है पहले उतना पढ़ लेते हैं। उन्होंने क्या किया, क्या लिखा है कि किसने बनाया था ये, सेंट्रल फॉर डिसेबिलिटी स्टडीज़ NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, इन्होंने इसको क्या करा था, प्रपोज किया था और प्रिपेयर किया था, ठीक है। अच्छा, इसके साइलेंट फीचर क्या है कि ये इक्वालिटी देता है सारे PWDS को। हमने देखिए जितने भी हमने PWDS पढ़े हैं, आपने देखा था वहाँ पे कुछ 7 या 8 1995 में कुछ 7 या 8 कैटेगरीज की बात हुई थी, लेकिन इसमें ना सारी कैटेगरी की बात हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें विमेन फेस करती है उनको भी इसमें रखा है, जैसे आप देखिए जो एसिड अटैक होता है ना, उन तक की कैटेगरी को इसमें रखा गया है, ठीक है। पहले नहीं रखा गया था, जो 1995 वाला एक्ट था, जो भी डिस्क्रिमिनेशन विमेंस को क्या किया जाता है, फेस करना पड़ता है, उसको भी इसको कैटेगरी में रखा गया था। वो छपाक मूवी वाला आपने देखा होगा ना, वो एसिड अटैक, वो दीपिका पादुकोण की एक मूवी थी, तो उनको भी इस कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। बच्चे जो प्रताड़नाएं झेलते हैं, बच्चों में जो भी जैसे कि डिसेबिलिटी होती है, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो जो क्या है, जो उसका कैटेगरी रीजन है उसको बढ़ा दिया गया है। एक एक्स्ट्रा क्लास में लेके उसको समझ लेंगे, क्योंकि अभी इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। फिर एक एक्स्ट्रा क्लास में लेके इसको सारा जो भी कैटेगरी है, 1995 में क्या था एक साइड पे लिखूंगी और 2011 में क्या था एक साइड पे लिखूंगी, दोनों को समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा, फिर क्या दिया है कि गवर्नमेंट ने काम क्या किया, प्रिवेंशन क्या दिए और इस पे काम क्या किया। तो उन्होंने देखिए सबसे पहला काम किया एजुकेशन पे, कि जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की फ्री एजुकेशन थी। अगर कोई बच्चा PWD में है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी में है, तो उसकी 18 ईयर्स तक की क्या कर दी है, फ्री एजुकेशन कर दी है, ठीक है। फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट, मतलब रोजगार में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भाई साहब रोजगार में क्या कर रखा है उन्होंने, रिजर्वेशन कर रखा है, ठीक है। थोड़ा सा कोटा दे रखा है कि इतनी सीट PWD के लिए क्या है, रिजर्व है। इसमें भी उन्होंने कैटेगरी दी है, एक तो ब्लाइंडनेस, एक लोकोमोटिव और एक हियरिंग, सिर्फ तीन या 4 कैटेगरी दी है, इससे ज़्यादा कैटेगरी नहीं दी है, ठीक है। सेरिब्रल पाल्सी भी है उसमें। फिर क्या किया है, गवर्नमेंट ने स्पेशल स्कूल बनाए हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे स्कूल बनाए हैं जैसे बच्चों को PWD के बच्चों के लिए, जहाँ पे क्या हो, उनकी स्किल्स और डेवलप होगी, ठीक है। हाई क्लास टेक्नोलॉजी होंगी, सब चीज़ अच्छी होगी, ठीक है। ऐसे इंस्टीट्यूट बनाए हैं जहाँ पे वो आगे जाके पढ़ाई कर सके। अब 18 साल तक की तो पढ़ाई नहीं करेंगे ना, आगे भी तो पढ़ाई करनी है, कि मान लो ग्रेजुएट होके रह गए, अगर किसी को पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मन है, या फिर किसी को ऐसा समझ लो आप किसी सब्जेक्ट में मास्टर्स करने का मन है, या फिर PhD करने का मन है, तो क्या वो नहीं करेगा। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं। प्लस गवर्नमेंट ना रिसर्च और मैन पावर पे पैसा भी लगा रही है, कि अगर जो भी आपने देखे होंगे असिस्टेटिव डिवाइस जो होते हैं,
जैसे वो हियरिंग एड हम लगा लेते हैं, है ना। और क्या होता है, जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं इसमें पीडब्ल्यूडी के लिए, वो बन कहाँ से रहे, उस पर अगर रिसर्च हो रही है तो गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है, उनके लोगों को रिक्रूट कर रही है, मैन पावर बढ़ा रही है, जो भी कर रही है वो क्या पीडब्ल्यूडीज के लिए कर रही है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक। यूनिट 8 हमारी कंप्लीट हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ CWS एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। अभी तो हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि इनकी एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।